पार्टी में हम लोग क्या देख रहे थे? ऑब्जेक्टिव टिप्स। क्या क्या हमने देखा था? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है जब दो वेक्टर पैरेलल होता है। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए माइनस बी होता है जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। उसके बाद हमने कहा था कि रिजल्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ऑर्थोगोनल के केस में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों? तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कुछ भी होता है। रेंज ऑफ रिजल्टेंट में हमने समझाया था कि रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आगे ऑब्जेक्टिव टिप्स 5। ऑब्जेक्टिव टिप्स 5 में फॉर रिजल्टेंट is perpendicular to any one vector of a smaller magnitude। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, इस पर आप ध्यान देंगे। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो मतलब पढ़ने के बाद इसको ध्यान में रखते हैं, भूल जाते हैं। थोड़ा सा आप सिंसियर रहें। ये केसेस जब भी आपसे पूछा जाता है ये सोचकर कि स्टूडेंट का रिवीजन यहाँ पर बहुत कम होता है। फॉर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू एनी वन वेक्टर ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब मान लो कि एक वेक्टर ए हमने ये कंसीडर किया, वेक्टर बी के बारे में अभी हम नहीं सोचते हैं, बट रिजल्टेंट दिया हुआ है कि किसी एक वेक्टर से परपेंडिकुलर है। मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है तो ये आर वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। और इसके बाद निश्चित रूप से दूसरा वेक्टर जो होगा वह हाइपोटेनस के लंब हो जाएगा, और हाइपोटेनस कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि वेक्टर ए जिससे रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है वह स्मॉलर मैग्नीट्यूड का ही होगा। देखो तो हेडिंग हमने क्या लिखा था? फॉर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू एनी वन वेक्टर ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट जब भी परपेंडिकुलर होगा तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला से ही होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड वाला से नहीं होगा। अब यहाँ पर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल की अगर बात करते हैं तो हम अंदर से एंगल नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे? बाहर से लेंगे। क्योंकि अंदर से लेंगे तो इसका टेल और इसका हेड मिल रहा है, बाहर से लेंगे तो आप इमेजिन करें इसका टेल और इसका टेल मिल रहा है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा हो गया। और अगर ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब ऐसे केस में ट्रायंगल को देखकर जो आप डिसीजन ले सकते हैं, ये दो इक्वेशन है डिसीजन में। एक तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू a बाई बी माइनस cos थीटा इक्वल टू a बाई बी cos थीटा इक्वल टू माइनस a बाई बी। ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जब भी रिजल्टेंट एक वेक्टर से ऑर्थोगोनल होगा तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। याद होगा आप लोग को, आप लोग पढ़े होंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री के बीच में होगा। दूसरा बात, अगर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है या तो ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल खूब पूछा जाता है, इस पर्पस से ये जो केसेज आया है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में यूज होगा। और दूसरे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो यहाँ से बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यूज करें तो आप लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ए दिया हुआ है बी दिया हुआ तो रिजल्टेंट यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर
दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, एक इक्वेशन फर्स्ट एंगल के लिए और दूसरा इक्वेशन सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए। और ये दो इक्वेशन के हेल्प से 3-4 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव 5 नंबर पॉइंट से डिस्क्राइब किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टिप्स 5 में हमने देखा है कि रिजल्टेंट जब किसी एक वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर हमने देखा कि अगर ए और बी दिया हुआ है तो रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टिप्स 6 नंबर। 6 नंबर की अगर हम लोग बात करें, 6 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 6 नंबर में हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर्स है और उसका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब इमेजिन आप कीजिए कि एक वेक्टर ए ये हो गया और दूसरा वेक्टर बी ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे तो रिजल्टेंट हमारा ये हो जाएगा। क्यों हमने पैरेललोग्राम यहाँ यूज किया है, हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों डिफरेंट सिर्फ इसलिए है कि पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर को हम टेल पोजीशन में रखते हैं और ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर को हेड टेल पोजीशन में रखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी हमने टेल पोजीशन में लिया है, इसलिए ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट जो फर्स्ट वेक्टर से एंगल बनाता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। आप अगर वेक्टर बी को यहाँ पर उठाकर शिफ्ट करते हैं तो देखो तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो स्टूडेंट को आदत ट्रायंगल से सोचने का ट्रायंगल से सोच सकते हैं। बी को जब हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो वेक्टर ए वेक्टर बी और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर और दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ये हो जाएगा। और अगर आप इसको आप भूल जाएं, केवल यहाँ पर ध्यान दें आप ए और बी पर, तो ए और बी पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग है और रिजल्टेंट इसका डायगोनल के लॉ है। हमने कहा इक्वल मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर है तो ए और बी इक्वल टू एक्स लेट, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इस मैग्नीट्यूड को हमने एक्स ले लिया। अब रिजल्टेंट का वैल्यू लिखेंगे तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xx cos थीटा। फिर यहां से रिजल्टेंट लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों हमने लिखा ये आप लोग को याद है, 1 प्लस cos थीटा हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ाए थे, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से आप बाहर करेंगे तो ये 2x cos थीटा बाई 2 है। आप 11th का टॉपिक पढ़िए, 12th का टॉपिक पढ़िए, वेक्टर पढ़िए या वेक्टर से बाहर पढ़िए, बहुत सारे चैप्टर में ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट होने वाला फार्मूला है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, खास करके जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं, उनके जुबान पर ये रिजल्ट डायरेक्ट होता है। और जो स्टूडेंट इसको डिराइव करके लिखते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं होता है, जानते नहीं हैं, बट उन्हें ज़्यादा वक्त लगता है इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। और जो स्टूडेंट पहले से एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको जान रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी फास्ट वो काम कर पाते हैं। इसलिए मेरा सलाह है कि सारे स्टूडेंट इसको आप याद रखें कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट 2x cos थीटा बाई 2 है। एक का मैग्नीट्यूड a और b इक्वल है तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसको आप पुट करें, जो एंगल दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर दें। ये ऑब्जेक्टिव टिप्स 6 था। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टिप्स 7 नंबर पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फॉर टू वेक्टर्स ऑफ
इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डायरेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने क्या स्टडी किया था? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है? tan अल्फा इक्वल टू, जैसा कि दिया है ए और बी इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, यहां पर पुट कर देते हैं, एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। यहां से tan अल्फा का वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यूनिट 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री साइड, सारे स्टूडेंट आगे क्या हम लिखने जा रहे हैं समझ जाएंगे, और जो स्टूडेंट यूनिट 1 का क्लास छोड़ चुके हैं उनके लिए आगे का सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल अटपटा सा लगेगा। आप फिर से सोचें, जो स्टूडेंट का क्लास छूटा हुआ भी है वो भी अगर क्लियर करेंगे जो फार्मूला मैं बता रहा हूं तो शायद समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी। यहां के बाद से आप लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल फार्मूला ये कहलाता है। हाफ एंगल फार्मूला मतलब जितना यहाँ एंगल है उसका हाफ करके हम लिखते हैं, और इसका 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से आप देखें तो cos थीटा बाई 2 एक कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया tan थीटा बाई 2। तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, आई मीन अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वह एंगल थीटा को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही ना अल्फा है, तो ये अल्फा का वैल्यू कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। तो जस्ट यहाँ पर हमने प्रूफ करके आपको समझाया है, बट आगे से ये बात आपको याद रहना चाहिए कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट जो होता है वह एंगल का बाइसेक्टर होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो आप कंक्लूड क्या करेंगे इस केस में? इन दिस केस रिजल्टेंट will be along the bisector line for given angle between two vectors। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता हुआ लाइन रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब डायरेक्शन जो इसका होगा हाफ एंगल पर होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो 30 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टिप्स 7 हमने देखा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टिप्स 8 नंबर हम लोग स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव टिप्स 8 में हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टिप्स 7 में हमने बताया कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट का वैल्यू 2x cos थीटा बाई 2 होता है। डायरेक्शन का लाइन जो होता है वह एंगल को बाइसेक्ट करने वाला होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला होता है। ऑब्जेक्टिव टिप्स 8 में देखते हैं कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ equal magnitude is ऑब्जेक्टिव टिप्स 7 के बाद ऑब्जेक्टिव टिप्स 8 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स are at angle 120 degree with each other।
then resultant is equal to magnitude of इंडिविजुअल वेक्टर्स। क्या इसका मतलब है, आप इसको समझने का प्रयास करें। लिखा गया है कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री। आप ऐसा वेक्टर कंसीडर कर लें, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है, ये एंगल थीटा है, मैग्नीट्यूड ए का भी एक्स ले लिया, मैग्नीट्यूड बी का भी एक्स ले लिया, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। रिजल्टेंट आर अगर हमने ले लिया तो रिजल्टेंट का वैल्यू अभी हमने आपको क्या सिखाया था, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के लिए रिजल्टेंट 2x cos θ/2 होता है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2x cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 2x cos 60 डिग्री इक्वल टू 2x इंटू 1/2। तो रिजल्टेंट x के बराबर आ गया, इट मीन्स r इक्वल टू a इक्वल टू b। अगर इंडिविजुअल वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, a और b के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और अल्फा की अगर बात करें तो हमने कहा था बाइसेक्टिंग होता है, तो θ/2 का मतलब 120 डिग्री बाई 2, इस केस में क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से 60 डिग्री का बनेगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a और b के बराबर होगा। ये ऑब्जेक्टिव टिप्स 8 हमारा हुआ, जिसका डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव टिप्स 8 के बाद आप देखेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आएगा जो आगे डिस्कस करेंगे, बट ऑब्जेक्टिव टिप्स 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टिप्स 9 में इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ रहता है कि ये दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री दिया हुआ होगा, और मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और एक तीसरा वेक्टर दिया हुआ है, ये भी पेयर वाइज एंगल 120 डिग्री का बना रहा है, ये भी पेयर वाइज एंगल 120 डिग्री का बना रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि जब पेयर वाइज एंगल 120 डिग्री का बना रहा है और सी वेक्टर जो है इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ए बी सी। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। काफी इंपॉर्टेंट केसेज है। आप फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ें जो वेक्टर से रिलेटेड है, चाहे 11th का टॉपिक हो चाहे 12th का टॉपिक हो, ये डायरेक्टली यूज होने वाला रिजल्ट है। अब यहाँ से आप देखें कि अभी तक तो रिजल्टेंट फार्मूला दो वेक्टर के लिए पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट फार्मूला 3 वेक्टर के लिए अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, बट यहाँ रिजल्टेंट कितने का निकालना है 3 का निकालना। हम करेंगे क्या, पहले हम 2 का कैलकुलेट करेंगे, और 2 का जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 मिलकर 1 हो जाएगा, तो फिर तो हमारे पास 2 ही बचेगा। तो पहले आप क्या करो, ए और बी का रिजल्टेंट निकाल दो, सी के बारे में सोचना बंद कर दो। किसके बारे में सोचना हमने बंद कर दिया, सी के बारे में। सी के बारे में अगर हमने सोचना बंद कर दिया है तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर है, ए पर और बी पर। तो ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो और 120 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट वैल्यू जो इधर होगा कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल के इक्वल, तो ये कितना होगा 10 न्यूटन। और हमने कहा था कि 120 डिग्री पर है, तो ये हाफ एंगल यहां से बनेगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये रिजल्टेंट जो आया है, इस रिजल्टेंट को R1 कह लेते हैं। ये R1 किसके बदले आया है, R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, देन R1 इज इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू 10 न्यूटन। अब हम किसका रिजल्टेंट निकालेंगे, अब आप देखो कि यहाँ R1 जो है किसके बदले आया है, A प्लस B, तो A और B का तो रिजल्टेंट हमने निकाल दिया है। अब C का हमने नहीं निकाला है,
अब देखो तो R1 और C एक ही लाइन पर है, लेकिन R1 ऊपर की ओर है और C नीचे की ओर है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा, ये इसका नेगेटिव वेक्टर होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आया है, R1 इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये भी वैल्यू कितना है, C इक्वल टू 10 न्यूटन। तो अगर ये प्लस 10 न्यूटन है तो ये माइनस 10 न्यूटन हो जाएगा, और फाइनल रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे वेक्टर R इक्वल टू R1 प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि 3 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर पेयर वाइज 120 डिग्री एंगल बना रहा है तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव टिप्स 9 में जो भी हमने देखा है वह क्या था कि 3 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, पेयर वाइज एंगल 120 डिग्री बना रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। और इस केसेज को हमने VVI लिखा है, इसका मतलब है कि ये रिजल्ट आप डायरेक्ट एज या स्टैंडर्ड रिजल्ट कभी भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टिप्स 10 नंबर, हम रेगुलर 1 to 10 पॉइंट्स जो डिस्कस कर रहे हैं रिजल्टेंट से रिलेटेड सॉल्व होने वाला जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है तो आप ये मानकर चलिए कि 60 to 70 ऑब्जेक्टिव ऐसे सॉल्व होगा जैसे लगेगा कि 20 से 30 सेकेंड होते होते आप आंसर कर रहे हैं, बशर्ते कि ये टिप्स आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टिप्स 10 नंबर, 10 नंबर में आप केयर करें कि अगर एक वेक्टर A इधर है और दूसरा वेक्टर B इधर है, वेक्टर A और B दो इक्वल वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हमने ले लिया है 10 न्यूटन। ये एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, आई मीन 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों सोचा, यहाँ पर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर पेयर वाइज एंगल कितना बनाएगा, 360 बाई 2। 3 वेक्टर पेयर वाइज इक्वल एंगल कितना बनाएगा, मैं इक्वल एंगल की बात कर रहा हूँ। दो वेक्टर पेयर वाइज इक्वल एंगल 180 डिग्री, अब 3 वेक्टर रहेगा तब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 120 डिग्री, जैसा कि 9 नंबर केस में हमने किया है, और 4 वेक्टर रहेगा तब 90 डिग्री। आप इसी तरीके से सोच सकते हैं, अभी अभी हमने समझाया कि अगर 3 वेक्टर्स है, ये भी 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है, अगर ये पेयर वाइज 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, पेयर वाइज 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की ओर हो जाएगा 10 न्यूटन, और जितना ये पॉजिटिव 10 है उतना ही नेगेटिव 10 है, कैंसल आउट होकर इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 पाई बाई 2 लिखे थे, तो यहाँ पर पेयर वाइज जो एंगल 120 डिग्री है इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 3, आई मीन 360 डिग्री बाई 3। अगर इसी तरीके से 4 वेक्टर लेते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो 4 वेक्टर लेंगे तो पेयर वाइज एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब 90 डिग्री का बनेगा तो आप देख लो कि 4 वेक्टर्स हमने लिया, एक वेक्टर्स ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है। ये प्लस 10 न्यूटन होगा तो ये माइनस 10 न्यूटन होगा, फिर ये प्लस 10 न्यूटन होगा तो ये माइनस 10 न्यूटन होगा। अब ये पेयर वाइज एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये इसको कैंसल आउट करेगा, ये इसको कैंसल आउट करेगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हमने 2 जब देखा तो ये इवन नंबर ऑफ वेक्टर्स था, हमने जब 3 देखा तो ऑड नंबर ऑफ वेक्टर्स था, जब हमने 4 देखा फिर इवन आ रहा है, फिर 5 देखेंगे तो ऑड आएगा। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करें, कहीं पर भी इस तरह का सिचुएशन अगर आ रहा है तो सारी जगह रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, पेयर वाइज एंगल कितना होना चाहिए, 2 पाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड, तो रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होगा, 0। इन तीनों डायग्राम के हेल्प से जो हम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस कंक्लूजन पर केयर करें। ये कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट है एक
vectors of equal magnitude are at pairwise equal angle 2 pi by n, where n is number of equal vectors, जितने भी इक्वल वेक्टर्स आपने लिया उसका नंबर है। Then resultant will be equal to 0। बट इस कंक्लूजन में एक बात आपको केयर करना होगा कि जो वेक्टर हमने लिया है वो एक ही प्लेन में है। आप देखें, ये जिस प्लेन में है, मान लो ये एक्स एक्सिस पर है तो इसको भी एक्स पर ही होना चाहिए, तब ना प्लस माइनस मिलकर कैंसल आउट करेगा। ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये भी होना चाहिए तभी कैंसल आउट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें इफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हमने जो लिखा है यहां पर आप कर सकते हैं इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स, ये टर्म आप डाल देते हैं ज्यादा बेहतर होगा। इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, n कोप्लेनर वेक्टर्स हमने क्यों लिखा है? इसलिए कि अगर 2 वेक्टर है तो भी एक ही प्लेन में होना चाहिए, 3 वेक्टर्स है तब भी एक ही प्लेन में होना चाहिए, 4 वेक्टर्स है तब भी एक ही प्लेन में होना चाहिए, 5 वेक्टर्स है ये कितने के लिए भी लागू होगा। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, स्टूडेंट काफी कंफ्यूज करते हैं। जैसे देखो सारे बुक में 3 वेक्टर्स और 2 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स का डिस्कशन किए हुए हैं, आपको अचानक से देगा 100 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 200 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसे करके देगा। लेकिन उसके हिसाब से एंगल क्या देगा? 2 पाई बाई 100, 2 पाई बाई 200। अब पूछेगा रिजल्टेंट क्या है? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप 0 लिखिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का मामला है। एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्टिव टिप्स 10 में इसी बातों को आपको सिखाने का प्रयास किया गया है। ये ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितना आसान लगा होगा जब 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ वेक्टर्स मिलता जाएगा 5 6 7 8 9 सबके रिजल्टेंट को 0 प्रूफ करने में मुश्किल होगा, और 100 to 100 दे दिया तो और मुश्किल होगा। तो वहां पर हम एक्सपीरियंस यूज करेंगे, मैथमेटिक्स यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा लास्ट था ऑब्जेक्टिव टिप्स 10 रिलेटेड टू रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आज जो बताया ये खुद न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स ही है, बट अगले क्लास में देखेंगे कि और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिस इस पर कैसे किया जा सकता है। अगले क्लास में जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने टिप्स को हमने पढ़ा है उसमें से बहुत सारे टिप्स को हम डायरेक्टली यूज करेंगे आपके सामने। अगर ये टिप्स आपको याद नहीं रहेगा, आज जो भी लेक्चर हमने अभी पढ़ा है ये पार्ट बी था और उससे पहले पार्ट ए था, दोनों पार्ट मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव टिप्स हमने आपको दिया है। अगर 10 ऑब्जेक्टिव टिप्स आप प्रिपेयर अच्छे से नहीं करते हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगले क्लास प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।